हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज संविधान की प्रस्तावना बताने जा रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन न्याय हैं, ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना हमारी संसद में पेश की गई थी और इसको अंतिम रूप दे दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको अंतिम रूप दे दिया गया था और संविधान में सम्मिलित करके संसद में पेश किया गया था। ठीक, अब देखो संविधान प्रस्तावना है, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द ये जो है 1976 के संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी, देखो ये है धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे प्रस्तावना में। इससे पहले 1976 से पहले हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 21 संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। एम लक्ष्मीकांत के का शॉर्टकट सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का पूरा प्रस्तावना एक चैप्टर है, ओवरव्यू देख लो। ठीक है, प्रस्तावना के कितने तत्व हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत, इसमें देखो उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना के तत्व में क्या था? प्रस्तावना में 4 मूल तत्व थे। ठीक है, संविधान के अधिकार का स्रोत, इस प्रस्तावना में 4 मूल तत्व थे। कितने तत्व थे? 4 मूल तत्व थे। एक था प्रस्तावना में जो प्रस्तावना जो है ये संविधान को कहाँ से अधिकार मिलता है। ठीक, संविधान के अधिकार का स्रोत है। प्रस्तावना बताती है कि हमारे संविधान को कहाँ से अधिकार मिलता है। हमारी जनता से अधिकार हमारे संविधान ग्रहण करता है। ठीक है, जनता से संविधान को अधिकार मिलते हैं। जहां जब भारत की जनता तभी संविधान है, जिससे संविधान के द्वारा देश को चलाया जाता है। और दूसरा क्या तत्व है? भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाज और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य राज व्यवस्था वाला देश। ठीक है, भारत की प्रकृति भी एक तत्व है। ठीक है, क्या तत्व है? समाज और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और संप्रभुता वाला देश है हमारा। ठीक है, हमारे देश की प्रकृति को दिखाती है। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है हमारा देश। किस तरह का है? प्रस्तावना में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसकी हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट झलक दिखती। कहाँ दिखती है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और देखो दिखता है गणतांत्रिक। ठीक है, गणराज्य देखो लिखा है। ठीक है, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना पढ़ना। ठीक है, स्पष्ट देखो उल्लेख है। हमारा देश किस तरह का है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, संप्रभु संपन्न है। अब देखो संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं। हमारा संविधान, हमारा देश जो है अपने आप में मतलब कि हमारे संविधान से ऊपर और कुछ नहीं, कि हमारा देश दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं करता है। अपनी शक्ति खुद अपने संविधान से अपना देश चलाता है, अन्य देशों से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला था संविधान के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है संविधान के? ठीक है, प्रस्तावना के कितने तत्व बताए थे? 4 तत्व। संविधान के अधिकार का स्रोत, जो हमारे देश की जनसंख्या, जनता से संविधान अधिकार ग्रहण करता है। दूसरा है यह घोषणा करती कि भारत एक संप्रभु समाज और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, भी बता दिया। अब तीसरा देखो क्या संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व
ये संविधान के उद्देश्य हैं। इनका भी हमारे प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। न्याय, स्वतंत्रता, न्याय कहाँ देखो, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन सबका देखो हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये उद्देश्य हो गया। अगला, संविधान लागू होने की तिथि, ये भी एक तत्व है। कब हुआ था संविधान लागू? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। प्रस्तावना में स्पष्ट झलक दिखती है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः संविधान नहीं लागू हुआ था, इसके कुछ मूल अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है, अभी इसको बताएंगे कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए थे हमारे सारे। पूरा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को निर्धारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में कि हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को ही मनाएंगे, क्योंकि 1930 से पूर्व निर्धारित था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्णतः संविधान लागू हो गया था। अब देखो प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या हैं। अब देखो सबसे पहले क्या था, संप्रभु संपन्न, संपूर्ण प्रभु संपन्न। ठीक है, इसका मतलब संप्रभुता। संप्रभुता मतलब संप्रभु शब्द का आशय है कि किसी अन्य देश पर हमारा देश निर्भर नहीं, हमारा संविधान किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। ठीक, संप्रभु संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब है संप्रभु, यानी कि हमारा देश किसी अन्य देश के संविधान या अन्य देश पर निर्भर नहीं है। इससे ऊपर कोई और नहीं है, जो चाहे वो करता है, अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब किसी अन्य देश का संघ नहीं, कि किसी अन्य देश के संघ में शामिल है। ठीक है, संप्रभु हो गए, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं। संप्रभु का मतलब यह है कि इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। जो हमारा संविधान है, संसद है, बस इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, और देखो, और यह अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आंतरिक और बाह्य मामले को निपटाने के लिए स्वतंत्र है, अपने इच्छा अनुसार निर्धारित करती है। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत राष्ट्रमंडल पर डिपेंड हो गया है और जो राष्ट्रमंडल का संघ ब्रिटेन था वो जो कहेगा वो करेंगे, ये कुछ नहीं है। ये अपने संयुक्त राष्ट्र सदस्यता में इसकी संप्रभुता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का ये अपने आप में स्वतंत्र है और अपने न्याय, अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामले खुद निर्धारित करेगा, निर्णय करेगा कैसे क्या करना है। किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है हमारा देश। ठीक है, अब देखो समाजवादी शब्द आता है। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारे संविधान में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका स्पष्ट उल्लेख है कि हमारा देश समाजवादी है। समाजवादी किस तरह का? लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, साम्यवादी समाजवादी नहीं है। साम्यवादी वो जो होता है राज्य आश्रित होता है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है हमारा। ठीक है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, मतलब निजी और सामाजिक सभी चीजों को संरक्षण दिया गया है। ठीक है, निर्देशक सिद्धांतों के रूप में मौजूद है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में भी समाजवादी लक्षण मौजूद थे, लेकिन इसका पहले से स्पष्ट उल्लेख नहीं था प्रस्तावना में। लेकिन ये जो शब्द था समाजवादी, नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका उल्लेख था, लेकिन प्रस्तावना में 1976 में इसको जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, ठीक, जो भारतीय समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद, एक साम्यवादी समाजवाद भी होता है, जैसे चाइना और रूस में साम्यवादी समाजवाद है। वहां पर सभी निजी वस्तुओं का सामाजिकरण, मतलब कि सरकारी सभी निजी वस्तु जितनी होती है ना उनको उन्मूलन कर दिया है, उन्मूलन, ठीक है, सॉरी, उन्मूलन, और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक, साम्यवादी समाजवाद में वह राज्य आश्रित होता है, उस हर चीज उसमें राज्य पर डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट चाहेगी वो करेगी। लेकिन हमारे यहाँ निजी और राज्य दोनों को वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है,
जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, हमारा जो समाजवाद है यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष शब्द देखो, अब धर्मनिरपेक्ष ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जो द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द स्पष्ट रूप से नहीं उल्लेख था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं का यह उल्लेख नहीं था कि हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष राज्य ना बने, उसकी कोई मंशा नहीं थी। इसीलिए 25 से 28 अनुच्छेद मूल अधिकारों में जोड़ा गया था, धार्मिक अधिकारों, धार्मिक संरक्षण का अधिकार। ठीक, 25 से 28 इसीलिए जोड़ा गया था अनुच्छेद 25 से 28, इसमें सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन प्रस्तावना में 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब देखो लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, ठीक है, राज्य व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। और यह दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, सीधे जनता किसी चीज का निर्णय लेती है। ठीक है, जैसे कोई प्रतिनिधि भेजती है जनता, उसको भेजती डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव जनता करती है। जैसे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजते हैं, जो वहां पर अपने एक मुखिया का चुनाव करते हैं, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जैसे स्विट्जरलैंड, वहां पर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट चुनाव वहां की जनता करती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। और संसद में हम प्रतिनिधियों को भेजते हैं, फिर वो अपने वहां चुनाव करते हैं एक मुखिया का, जिससे भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाव होता है, जनता नहीं करती, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ मौजूद है। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 मुख्य औजार हैं। ठीक, परिप्रेक्ष्य, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, ठीक, और रिकॉल। रेफरेंडम करती है। ठीक है, इनिशिएटिव किसी चीज के लिए पहल भी जनता कर सकती है। ठीक है, कोई चीज जनता को गलत लग रही है तो कोई जनता उस पर पहल कर सकती है। ठीक, रेफरेंडम करवा सकती है किसी चीज, कोई चीज जैसे कोई कानून लाना तो उस पर रेफरेंडम करवाया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जैसे स्विट्जरलैंड में। हमारे यहाँ रेफरेंडम नहीं करवाया जाता, हमारे यहाँ जो करती है हमारी संसद करती है। हम लोग सिर्फ प्रतिनिधियों को चुनकर भेज देते हैं, हम लोगों से काम खत्म हो जाता है, फिर बाकी 5 साल छुट्टी, चाहे जो कुछ करें, अंधा राजा, कुछ समझ लो। ठीक है, और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहां पर वापस भी प्रतिनिधियों को अपने बुला सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहां छुट्टी हो गया, अगर कुछ गलत कर रहा है वहां का नेता तो उसको वापस बुला सकते हैं संसद से, जो वहां की संसद होती है। ठीक है, अगला शब्द क्या है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखो हमारे संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। अभी गणतंत्र छूटा है हमारा। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा यानी राजा या रानी उत्तराधिकार के माध्यम या पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। ठीक है, और वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में। ठीक, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल। पहली यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है।
ठीक। लोगों के हाथों में होती है राजनीतिक संप्रभुता लोकतंत्र राज्य व्यवस्था में, जबकि राजतंत्र व्यवस्था में राजा के हाथों में होती है राजनीतिक संप्रभुता। ठीक। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल, क्या बताया था अभी हमने? पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। ठीक। अब देखो, अब न्याय पर आओ। गणतंत्र हो गया, ये समझ लिया थी कि हमारा गणतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो। राजतंत्र व्यवस्था वाला गणतंत्र और लोकतंत्र व्यवस्था वाला गणतंत्र। राजतंत्र जैसे ब्रिटेन, वहां पर हमेशा उत्तराधिकार के माध्यम से राजा और रानी हमेशा उनके उत्तराधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, ठीक है। लेकिन गणतंत्र राज्य व्यवस्था में जैसे अमेरिका, वहां चुनाव एक निश्चित समय के लिए राजा जो वहां का शासक होता है राष्ट्रपति का, फिर पूरा चुनाव होता है, जो अगर जनता वहां की चाहती है उसे बनाती है, अगर नहीं चाहती तो नहीं बनाती है। अब देखो न्याय, हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक क्वेश्चन भी बनाए गई, कई पेपर में आया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय का प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सिंगल लाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक। अब क्या सामाजिक न्याय का अर्थ क्या? सामाजिक, हर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी ऑफिस में उसको जाने से रोका नहीं जा सकता कि वो उस कास्ट का है तो उसको ऑफिस में जाने नहीं दिया जाएगा, या वो उस कास्ट का इसलिए उसको नौकरी नहीं सरकारी मिलेगी। सामाजिक भेदभाव नहीं, इसी को सामाजिक भेदभाव कहते हैं। सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान होगा किया जाएगा, कोई भी किसी को विशेषाधिकार भी नहीं है। ठीक। और देखो, समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति और अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार भी करना है। ठीक। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना भी है, ठीक है। उनको कुछ संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका उल्लेख किया गया है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। ठीक। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। अब देखो, ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को कहाँ से लिया गया? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। और इसी तरह देखो, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। बंधुत्व कहाँ? देखो, बंधुत्व के आदर्शों को रूसी क्रांति से लिया गया, देखो, ठीक है। एक 1789, 1779 ईस्वी, ठीक है। इनको फ्रांस की क्रांति से लिया गया इनको। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से, और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से 1789 से 1799 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799 ईस्वी में हुई थी, जहां से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के शब्द लिए गए थे। जबकि रूसी क्रांति से कौन से शब्द लिए गए थे?
तीनों न्याय हमारे जो प्रस्तावना में जितने प्रकार के न्याय हैं उनका उल्लेख हमारे रूसी क्रांति से लिया गया था। रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन बन सकता है जो हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इनको कहाँ से लिया गया था, किस देश से लिया गया था? तो 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति से लिया गया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो कैसा बन सकता है, स्वतंत्रता, समता और अखंडता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए थे हमारी प्रस्तावना में? ये फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी में जो हुई थी वहां से लिए गए थे। ठीक है। कि अब थोड़ा कम शब्दों में बताएंगे। ठीक है। अब स्वतंत्रता हो गया। अब देखो, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति। ठीक, स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? किसी भी लोगों की गतिविधियों की रोक टोक है। ठीक है। लोगों की गतिविधियों पर रोक टोक की अनुपस्थिति की कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। उस पर भी कुछ विशेष उल्लेख किया गया कि उसकी हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा होती है। ये नहीं कि हम रास्ते पर जा रहे हैं, तुम हमारे आगे आ गए तो तुमको तुम्हारे ऊपर गाड़ी में चढ़ा देंगे, ये स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। स्वतंत्रता वहां तक आपकी निश्चित की गई कि तुम वहीं तक स्वतंत्र हो जहां तक तुमसे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। ठीक। प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक है। जो स्वतंत्रता है, इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। अब जैसे किसी के ऊपर बाइक चढ़ाने को नहीं पाए, उसके लिए कानून का दरवाजा खटखटाने जाओगे, खुद पकड़ के अंदर कर दिए जाओगे। ठीक है। ये सब स्वतंत्रता है। धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। इसका उल्लेख हमारी प्रस्तावना में भी है और हमारे मौलिक अधिकारों में भी इनका उल्लेख है। ठीक है। ठीक। स्वतंत्रता शब्द का ये अर्थ नहीं कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है, इसके भी एक सीमा होती है, हमने बताया जैसा कि। अब देखो, चलो ये बता दिया हमने आपको स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी में जो हुई थी वहां से लिया गया था। ठीक। अब देखो, समता शब्द, समता का समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। समता शब्द का अर्थ है समता में सभी के लिए समान कानून, समाज में किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के समाज में किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की अनुपस्थिति है। सभी के लिए समान कानून है। ठीक है। सभी के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण किया गया है। और देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करता है। नागरिक समता को मौलिक अधिकारों में निम्न प्रकार से सुनिश्चित किया गया है। देखो किस प्रकार से, विधि के समक्ष समता, एक किस अनुच्छेद में है। ठीक है। विधि के समक्ष समता। ठीक है। समता, नागरिक समता मौलिक अधिकारों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। ठीक है। और अनुच्छेद 15 में भी समता का धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी आदमी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये भी एक समानता का अधिकार। ठीक है। ठीक। धर्म, जाति, मूल इंसान, मूल निवास। ठीक है। धर्म, जाति, मूल अंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में निषेध किया गया है। ठीक है। अब देखो, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन।
अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 16 में इसका उल्लेख किया गया, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। ये सब समता के तहत है, अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में। ठीक है, ये समता हो गई हमारी। और अब देखो इतना हो गया। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 325 326 को याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 325 का समता के तहत अनुच्छेद 325 ये बताता है किसी भी व्यक्ति को हमारी मतदाता सूची से अयोग्य नहीं किया जा सकता। अगर वो एज हो गई, एलिजिबल है, भारत का नागरिक है, तो उसको मतदाता सूची के अयोग्य नहीं करार किया जा सकता है। ठीक है, किस आधार पर? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। ठीक है, मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। 325 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक को किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि उसको अयोग्य करार नहीं किया जा सकता है मतदाता सूची के। ठीक है, तो अनुच्छेद 325। किस अनुच्छेद? 325 के तहत 325 के तहत किसी भी व्यक्ति को अयोग्य करार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीन सौ पच्चीस के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 325 के तहत किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश आदि के आधार पर मतदाता सूची के अयोग्य करार नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 325 के अंतर्गत। ठीक है, और 326 भी इससे संबंधित है। ठीक है, 326 किससे संबंधित है? 326 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा, विधानसभा आदि चुनाव में उसको मत देने से रोका नहीं जा सकता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है, अनुच्छेद 326 में। ठीक है, ठीक है, विधानसभा, ठीक, लोकसभा विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान 326 में है। ठीक है, वयस्क मतदान का प्रावधान है इसमें। तीन सौ 325 में 325 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को चुनाव मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, जाति, धर्म आदि के आधार पर मतदाता सूची के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। ठीक, याद कर लेना। जल्दी थोड़ा भागेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बंधुत्व शब्द देखो आ गया है। बंधुत्व शब्द क्या है? ये इनका जो बंधुत्व शब्द है, बंधुत्व शब्द का स्पष्ट उल्लेख इसी के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 का में बंधुत्व शब्द का स्पष्ट उल्लेख के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, इन्हीं शब्दों का स्पष्ट उल्लेख के लिए। ठीक, बंधुत्व शब्द के लिए इसकी स्पष्ट व्याख्या हमारे मौलिक कर्तव्य भी करते हैं बंधुत्व शब्द का। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य हमारे, ठीक है, 1976 में भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे, जो बंधुत्व की विशेषकर स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं बंधुत्व शब्द की। ठीक है, इतना इसके लिए सिंपल, ज्यादा नहीं कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, बस यहाँ से इतना ही पूछा जा सकता है, जो बंधुत्व शब्द बढ़ाने के लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था 51 का के तहत? मौलिक कर्तव्य। इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा कर बन सकता है ऐसे ही। ठीक है, समझ लो। अब प्रस्तावना का महत्व देखो।
प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक, प्रस्तावना का महत्व। अब देखो महत्व क्या है। महत्व क्या है, जो प्रस्तावना है हमारे सामाजिक आर्थिक आधारभूत दर्शन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक नैतिक मूल्यों का दर्शन करवाती है। जो हमारी प्रस्तावना है आधारभूत मूल्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और मौलिक मूल्यों का दर्शन करवाती है। ठीक है, जो हमारे संविधान के आधार हैं। ठीक है, इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। जो प्रस्तावना है इसमें संविधान की एक महान और आदर्श सोच उल्लेखित हो है। इसी से पूरे संविधान का एक प्रारूप दिख जाता है, पूरी एक झलक दिख जाती है हमारी प्रस्तावना। ठीक है, महान और आदर्श सोच हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है, इसके अलावा संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है, इसके अलावा जो जो मौलिक आदर्शों के अलावा हमारे जो संविधान की नींव रखने वाले थे उनकी अभिलाषाओं का परिलक्षण भी करती है हमारी प्रस्तावना। जो एक बार क्या, एक लोग थे हमारी, शायद हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, वो सदस्य थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो। ठीक है, ये ठीक, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जो अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसी तरह बहुत से लोगों ने विभिन्न प्रकार के कमेंट किए, और एक और अन्य सदस्य संविधान सभा के, ठीक, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ठीक, एक अन्य सदस्य ठाकुर दास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मानित भाग है। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया था। एक अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते थे। ठीक, जो एक अर्नेस्ट बर्कर थे, अर्नेस्ट बर्कर अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का निर्माण करने वालों को उन्होंने बुद्धिजीवी राजनीतिक कहकर पुकारा था। ठीक, राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले थे उनको राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते थे अर्नेस्ट बर्कर, जो ब्रिटिश राजनीति शास्त्री थे। ठीक है, और देखो जो हमारी प्रस्तावना है ना, बहुत महत्वपूर्ण, कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है हमारी भारत की प्रस्तावना। ठीक है, जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यहाँ एक घोषणा से भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह एक घोषणा से ज्यादा है, यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिससे हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। ठीक है, हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका में जो प्रस्तावना है वो स्वतंत्रता की घोषणा थी, लेकिन हमारे यहाँ एक ये इससे भी महत्वपूर्ण बढ़ के है। ठीक है, घोषणा थी, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। ठीक है, हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, हमारे यहाँ जो हमारे संविधान की आत्मा है। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना क्या है, देखो एक बार 1960 में बेरुबाड़ी केस के मामले में कहा गया था संविधान की प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है। बेरुबाड़ी के केस में 1960 ईस्वी में कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, और इसमें संशोधन भी नहीं कर सके 1960 ईस्वी में जो बेरुबाड़ी केस हुआ था। लेकिन 1973 ईस्वी में एक केस फिर हुआ,
केशवानंद भारती वाले मामले में, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल शब्दों में, मूल भाषा में या मूल जो उद्देश्य है उसमें परिवर्तन ना हो। ठीक। और इसमें जो हमारी प्रस्तावना में संशोधन होगा वो 368 के तहत नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। ये 368 के तहत नहीं जोड़े गए। ये उसी संशोधन में इसका उल्लेख भी किया गया कि इसका संशोधन कैसे होगा। इसका संशोधन इस तरह होगा कि इसका मूल उद्देश्य परिलक्षित हो, इसमें चेंजेस पूर्णतः इसको पथभ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना में हमारी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती मामले केस में ये हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पूर्णतः इसका विश्लेषण किया और बताया गया, फिर इसमें संशोधन किया गया। 368 के जरिए संशोधन नहीं होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं होगा। और भाग है, प्रस्तावना में संविधान का भाग है, किस केस के तहत? 1960 ईस्वी में जो हुआ था बेरुबाड़ी के, उसने तो इसको रिजेक्ट कर दिया कि इस प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं, लेकिन 1973 ईस्वी में जो केशवानंद भारती मामले में इसको भारत के संविधान का भाग माना गया है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते इसके मूल रूप में, मूल प्रारूप में कोई परिवर्तन ना हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। हमारे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, आगे भेजते रहना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम वीडियो बनाएंगे जिससे कि और अच्छी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।